नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन किए थे, है ना, ये वाला टॉपिक को। इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताया था, क्योंकि वहाँ बच्चे फंसते हैं, इक्वेशन नहीं बना पाते, गलती होती है। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ कि x y से 2 गुना बड़ा है, x y से कितना गुना बड़ा? 2 गुना। तो जिससे बोले, जिसका बोले उसी में ऑपरेट कर देना है, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y, x y से 2 साल बड़ा है, y प्लस 2, x y से 2 साल छोटा है, y माइनस 2, x y का आधा है, y डिवाइड बाई 2। इतना समझ आता है? ठीक, इतना क्लियर? तो बस वैसे ही इसको ध्यान रखना, एक संख्या का 80%, ये भी सॉल्व कर लिए, ये तो सॉल्व कर लिए थे। ये किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या का, नहीं मालूम कौन सी संख्या, x जो हमारा नहीं हुआ वो ठीक है। तो x का 4/5 भाग, तो लो x का 4/5 भाग, इतने में किसी कोई तकलीफ नहीं। उसके 65% से, किसके 65% से? वो संख्या के, उसके 65% से, 65% मतलब 65/100 लिखूं, कोई तकलीफ नहीं। किसके 65% से? x के, x के 65% से, ये लो इंटू से 60 अधिक है, किससे ज्यादा है? 60, 65% से। जिससे बोले उसी में ऐड करना, y से 2 साल बड़ा है, y प्लस 2, 65% से 60 ज्यादा है तो प्लस 60, इसी में जोड़ना, उधर मत जोड़ना, ठीक है। तो x इंटू 4/5 इज इक्वल टू x इंटू 65/100 प्लस 60। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, इसको मैं काटूंगा, 5 से काटा तो ये 13 और 5 से काटा तो 20। अब ये है 4/5x, ये इधर जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा? 13x/20। ये बराबर मुझे क्या मिलेगा? 60। इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने आता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा 20। ये इससे 4 बार में जाएगा तो 4 इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे 16x, माइनस ये इससे 1 बार में जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई करके लिखोगे 13x। ये बराबर आपका आ गया 60। 13 और 16, 3x इज इक्वल टू 60 इंटू 20, और ये x इज इक्वल टू 60 इंटू 20 अपॉन, ये कट गया 20 बार में, 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। तो वो संख्या ज्ञात करना था आपको, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या निकल के आ गया? 400। अब इसको ट्राई करके भी देख लो, किसी संख्या का 4/5 भाग, 400 का 4/5 भाग कितना होगा? ये 80 से जाएगा ना, 320। उसके 65% से 400 का 65% कितना होगा? 260। 400 का 65% 260 होता है। से कितना ज्यादा है? देखो 60 ज्यादा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं? ठीक, बनाइए। क्लियर? जैसे क्वेश्चन बोला उसके स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। एक संख्या का 3/7 भाग, एक संख्या, वो संख्या क्या है नहीं मालूम तो क्या मानूंगा? जो हमारा नहीं हुआ वो x, x का 3/7 भाग, ये लो, उसके 40% से, किसके 40% से? उसी संख्या के, संख्या मतलब वो क्या है? x, x के 40% से, तो x इंटू 40/100 लिखूं, से 12 ज्यादा है, इधर 12 ऐड करूं, इधर ऐड करूं,
इस तरफ ना, जिससे बोला 40% वाले से 12 ज़्यादा है तो +12। इसको बस ध्यान रखना, ये बहुत सारे इक्वेशन सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, सोचने पे मजबूर नहीं होगे कि क्या करूं क्या नहीं। संख्या का 60% कितना होगा? अब फिलहाल देखो x इंटू 3/7 ये बराबर क्या बोला, उसके 40% से 12 ज़्यादा है। ये 0 0 कट गया, ठीक है, 2 से और कटेगा, ये 2 बार में 5 बार में। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 3/7x माइनस ये 2/5x इधर चले जाएगा, ये बराबर 12 बचेगा। एलसीएम लूंगा, 7 पंचे 35 आएगा, एलसीएम लेने से 7 पंचे 35 आएगा। ये इससे 5 बार में जाएगा तो 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 15x माइनस ये इससे 7 बार में जाएगा तो उसको 7 दूनी 14, ये बराबर 12। ये बचेगा x और ये 12 इंटू 35 आ गया, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 आपका ये आंसर आ गया, 420। लेकिन ध्यान रखना, आप जो x माने रहते हो ना उसकी वैल्यू वही है, जरूरी नहीं x को ही पूछा है एग्जाम में, ध्यान रखना, नहीं तो बनते बुनाते आते हुए भी गलती हो जाती है। वो x की वैल्यू नहीं पूछा, उस संख्या को नहीं पूछा, उस संख्या का 60% पूछा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो 420 का 60% कितना होगा, निकाल लो। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 252। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 252। क्लियर? अगर इतने में तसल्ली नहीं हो रहा है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। संख्या निकल के आई मेरे पास 420 है ना, तो 420 का 3/7 कितना होगा, 420 इंटू 3/7 करूँगा, ये 6 से कटेगा 60, 180 आया। और उसका 40% निकाल के देखता हूँ, 420 का 40% 168 आएगा। 40%, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये 12 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, इससे क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 1/14 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 12। ओके, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, 14वां भाग मतलब 1/4। किसी संख्या का, कौन सी संख्या, x, इसका वैल्यू कितने के बराबर बोल रहा है, 12 के बराबर। संख्या का 150% कितना होगा, मतलब 1.5 गुना पूछना चाह रहा है। तो x बराबर तो मुझे मालूम चल गया 12 इंटू 14, 12 चौक 48 और ये 12 एकम 12, 16, 168 की वैल्यू निकल गई। लेकिन 168 नहीं पूछा, वो पूछा है वो संख्या का 150%। संख्या पूछता तो आंसर 168 रहता। 168 का 150% करोगे आप, ये आ जाएगा 84 और ऐड करना है, दो सौ बावन आएगा, ठीक है, 252 है, 252। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ो। चलिए, नया पैटर्न का क्वेश्चन अच्छा है और बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है, कोशिश रहेगी आसान बनाने की। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, वो केस सिनेरियो समझ आ गया तो ये बन जाएगा आपसे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, 50 दोनों में पास हो रहे हैं, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलो ठीक, इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिकल कहानी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, उस आधार पे आप समझना, ठीक है। मैं पार्टी देने गया कितने लोगों को, 10 लोगों को, ठीक है, 10, ये 10 ऐसे करके कितने हैं टोटल, 5 लड़के हैं और 5 कितनी लड़कियां हैं, 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, ठीक है, 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। बॉयज़ लोगों की प्राथमिकता थी, क्या खाएंगे, गुपचुप, ठीक है,
और गस लोगों की प्राथमिकता थी मोमोज, क्योंकि गस लोगों को वाला स्टोरी बताया था गुटखा वाला और इधर ऐसे वाला चाट में। ठीक है, तो गस लोगों को कहानी देखे थे, बॉयज लोग नहीं देखे थे, मतलब ठीक है, तो गस मना कर दी। ये क्या खाएंगे बोले? मोमोज। ठीक है, तो ये गुपचुप और मोमोज खाने के गए। अब ये दुकान वाला ठेला डाल के रखा हुआ है। ठीक, अब ये जब मोमोज बांटा तो मोमोज 7 प्लेट दे दिया। ठीक है, कितना? 7 प्लेट। और गुपचुप कितना प्लेट दे दिया? 6 प्लेट। लेकिन अब देखो, मैंने सभी को बोला था कि भैया एक एक प्लेट ही चुनना, या तो गुपचुप खाना या मोमोज खाना। ठीक है, अभी सर की स्थिति थोड़ी आर्थिक स्थिति डाउन है। ठीक है, रिकवर नहीं हुआ है, बहुत लोग फीस नहीं दिए हैं, मतलब ठीक है एक एक प्लेट खाना। तो 7 और 6 कितना? 13 प्लेट। बोला था एक एक प्लेट खाने, लेकिन ये सब कितना खा दिए? टोटल 13 प्लेट। अब मैं बोला भैया आदमी तो 10 हैं, 13 प्लेट कैसे बढ़ जाएगा? तो दुकान वाला बोलेगा नहीं भैया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डबल खाए होंगे, जो गुपचुप भी खा लिए होंगे और मोमोज भी खा लिए होंगे। तो वो कैसे मालूम चलेगा? 7 और 6 कितना प्लेट बढ़ गया? 13 प्लेट। लेकिन आदमी कितने थे? 10। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, ये 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो डबल डबल खा दिए। ठीक है, तो बोल सकता हूँ 5 लोगों को सिर्फ गुपचुप खाना था, 5 लोगों को मोमोज खाना था। ठीक है, और उसमें 3 लोग ऐसे लोग थे भैया जो गुपचुप और मोमोज दोनों खाने के तैयार थे। ये वाला कंसेप्ट समझ आता नहीं? ठीक है, इतना क्लियर? चलिए ठीक। अब एक और चीज समझना कि कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि ठीक है खाने की इच्छा है लेकिन नहीं खाना है, वहां जाके मतलब सबके सामने खाने में शर्म आ रहा है। ठीक है, एकदम जो जियाओ, मतलब ऐसा रहता है कि मेरे को मनाओ 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 मनाओ, कहीं जा रहे हो मनाओ। ठीक है, तो ऐसे लोग भी कुछ लोग होंगे, मान के चलो 2 ऐसे लोग हैं। ठीक है, 2 ऐसे लोग हैं। चलो यार, इसको एग्जांपल को लास्ट में दूंगा जब ये क्वेश्चन आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब एक और कंसेप्ट इसमें समझना, ये एक्स्ट्रा जो आ रहे 3 वाला कंसेप्ट वो समझ आ गया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहे ना, ये दोनों खाने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज समझना, क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ रहता है, इसको कौन चाप दिया भाई? ये कैसे तब्बू? दूसरा कंसेप्ट ये समझना, अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश, इसमें बोला जा रहा है कि 70% स्टूडेंट पास हुए हैं। 70% स्टूडेंट्स क्या हुए हैं? पास हुए हैं। 70% स्टूडेंट पास हुए हैं। अरे तो 30% स्टूडेंट फेल हुए होंगे, ये मैं निकाल सकता हूँ। स्टूडेंट तो कुल मिला के 100% ही होंगे, तो 70% पास हुए, इसका क्या मतलब? 30% फेल हुए। ठीक है, अब एक और सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अलावा हिंदी भी होगा। ठीक है, हिंदी, हिंदी में मैं बोल रहा हूं कि 60% बच्चे पास हुए। ठीक है, 60% बच्चे पास हुए, इसका क्या मतलब निकाल सकता हूं मैं? 40% ऐसे होंगे जो 40% क्या हो गए होंगे? फेल हो गए होंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे एकदम अड़े टाइप के, गधे टाइप के, जो दोनों ना इंग्लिश ना हिंदी, वो भी फेल हो गए होंगे दोनों में। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो गए होंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ आता है कि नहीं आता? ठीक है, इतना क्लियर? जरूरी नहीं भी है एक ही सब्जेक्ट में पास हो रहे हो। ठीक है, कुछ आप लोग जैसे होंगे जो इंग्लिश में भी पास हो गए, हिंदी में भी पास हो गए, कुछ मेरे जैसे हो गए जो ना इंग्लिश में ना हिंदी में। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसको देखो। तो देखो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हो गए और 70% अंग्रेजी में पास हो गए। ठीक है, 60% विद्यार्थी गणित में, लेकिन ये सिर्फ गणित की बात कर रहा है। उस 70 में हो सकते हैं कुछ ऐसे भी शामिल हों जो अंग्रेजी इंग्लिश में भी पास हुए हों, लेकिन हम अभी सिर्फ किसको देख रहे हैं? गणित में। अरे जो गणित और अंग्रेजी में दोनों में पास हुआ होगा उसको भी तो मैं गणित में गिनूंगा, यानी गणित में गिनूंगा कि नहीं गिनूंगा? तो गणित में पास होने वाले कितने हैं? 60। 60 है, 60% जाती गणित में, और 70% किसमें? अंग्रेजी में। तो 60 और 70% कितने हो गए टोटल? 130% हो गए। ठीक है, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी बता रहे हैं 50% जो क्या दोनों में उत्तीर्ण हो गए, दोनों में पास हो गए। तो 60 और 70 130% कोई चीज कैसे हो सकता है? अब उसमें जो दोनों पास हुए उसको मैं घटा देता हूं, कितने लोग पास हुए दोनों में? 50%। तो ये जो 130 माइनस 50% करोगे, 80% जो आ रहा है, ये 80% क्या है? ये ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, ये जिस किताब से क्वेश्चन उठाया हूं उसमें वो लैंग्वेज को सुधारा नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछना चाहिए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये एक्चुअल में लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज ये होना चाहिए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए।
ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आएगा। ठीक, तो 60 + 70 = 130 - 50, 80% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। लिखो इसको, नोट डाउन करो। अब देखो 80% पास वाले स्टूडेंट है, अगर पूछता कि फेल वाले कितने, क्या बताते हैं? 20%। इतना समझ आता है? ठीक है, 20% फेल हो गए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल उस परीक्षा में, उस एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या 500 होती। कितना होता? 500। आंसर ये 80 है, वो 20 मैं बता रहा हूँ कि 20% कोई कोई फेल हुआ है। ठीक, 500 उस एग्जाम में बैठे हैं, तो मैं क्या संख्या निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता? ठीक, अभी तो सिर्फ प्रतिशत पूछा है। अगर 500 स्टूडेंट्स बैठे होते, 500, तो 500 इंटू 80% कर देते, 400 आ जाता कि नहीं आता? 400 लोग पास वाले श्रेणी में, किसी न किसी सब्जेक्ट वाले में पास। ठीक है, और फिर 20 कौन आते? 20% मतलब 100 लोग ऐसे हो जाते किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल वाले। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो ठीक, तो ये बस फिलहाल इतना ही नोट डाउन करना। अब एक बात का ध्यान रखना, इसमें आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कभी ये पास दिया रहेगा, कभी फेल दिया रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट में भी पास दिया रहेगा, फेल दिया रहेगा, और दोनों में भी पास या फेल दिया रहेगा। एक ही लाइन में सबको कन्वर्ट करना, अगर पास है तो पास 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 और पास। ठीक है, फेल है तो फेल 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 करना। ठीक है, तो निकलेगा आंसर। कुछ पास वाले को जोड़ रहे हो, कुछ फेल वाले को जोड़ रहे हो, तो नहीं जुड़ेगा। ठीक, समझ आया? जैसे ये 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए बोला ना, इसको 40% फेल बता देता, 40% फेल बता देता। इसको मैं किस में कन्वर्ट करता? पास में। ठीक है, क्लियर? चलो ये लिखे, समझ आया? अब ऐसे ही एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%, और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो 40% कौन से एग्जाम में फेल हो रहे हैं? संस्कृत में। 25% किस में हो रहे हैं? अच्छा, 40% हिंदी में, संस्कृत में 25%, और दोनों विषयों में मिला के देखा जाए तो 20% लोग फेल हो गए। तो पूछ रहा है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और मैंने इसका लैंग्वेज बता दिया। भले उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वैसे ही सॉल्व होना है, लेकिन उसका जो सही लैंग्वेज है वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो देखो क्या करना, पूरा फेल 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 है, या तो फेल 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 से बना लो, या पास 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 में तब्दील कर लो। फिलहाल मैं फेल फेल करके बना ले रहा हूँ। देखो 40% हिंदी वाले, 25% संस्कृत वाले, और 20% माइनस कर दो जो दोनों में हुए, दोनों में हुए, तो एक्चुअल कितने स्टूडेंट्स वो पता चल जाएगा। 40 + 25 कितना हो जाएगा आपका? 65। 65 - 20 कितना? 45%। 45% ऐसे हैं जो किसी न किसी में क्या हुए? फेल हुए। तो किसी न किसी में पास होने वाले कितने हैं? 100 - 45 करके निकालो, 55%। ठीक है, 55%। सर ये 45 क्यों नहीं लिए? 45 तो फेल वाला निकला, ये भी फेल है, वो भी फेल है, वो भी फेल है। लेकिन पूछा क्या उसने? फेल वाला नहीं पूछ दिया, उसने पास वाला पूछा। सर पिछले वाले में क्यों नहीं किए? किए थे, मैं बताया था, अगर फेल पूछ देता तो आप 100 - 80 करके बताते, लेकिन पास वाला पूछा था। ठीक, इतना क्लियर? इसको ट्राई करके देखो तो, एक ही में कैलकुलेट करके देखना। पहले वाले में 75% और दूसरे वाले में 55% पास हुए, उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। ठीक है, और लास्ट में 35% अनुत्तीर्ण रहे, फेल हुए। इसके हिसाब से बाकी चेंज कर लो। जैसे 75 पास हुए होंगे तो 25 फेल हुए होंगे, दूसरे वाले में 55 पास हुए तो 45 फेल हुए होंगे, ऐसे जोड़ के बना लो। ठीक है, दोनों को किसी एक में रखना।
35, ठीक देखते हैं। और कोई उम्मीदवार? देखो 75% पास हुए बोल रहे पहले वाले में, मतलब 25% उसमें फेल हुए होंगे। और फिर दूसरे वाले में कितने परसेंट, 55% पास हुए, मतलब 45% फेल हुए होंगे। माइनस दोनों में फेल होने वाले को घटा दो, कितना, 35%। 25 प्लस 45 करोगे 70 आएगा, 70 माइनस 35, 35 सब फेल फेल कर रहे हैं ना, तो ये जो आंसर आया वो भी फेल वाला। 35% है जो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। इतने सही कैलकुलेशन इसका। ठीक, आगे बढ़े। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65 लड़के उत्तीर्ण हुए पास हुए, ठीक है। इन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड 65% स्टूडेंट इन साइंस व पास्ड, वाइल 30% स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट वर फेल्ड, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है इफ टोटल 600 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड इन एग्जाम देन फाइंड द टोटल पास स्टूडेंट्स, ठीक। 60% लास्ट में ये तीनों दोनों मिला के ना 30% फेल वाला बता रहा है, तो सबको मैं क्या करता हूँ, फेल फेल में कन्वर्ट करता हूँ। 60% गणित में पास हुए, मैथ्स में पास हुए, कहने का मतलब है 40% फेल हुए होंगे। सर फेल में काहे कन्वर्ट कर रहा हूँ, अरे भैया एक दोनों वाले को भी बता दिया ना, कॉमन जो दोनों पी रहे हैं दोनों खा रहे हैं वाला आइटम, ठीक है। तो उसके वजह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। 60 की जगह 40 फेल हुए, विज्ञान में 65 पास हुए, तो फेल होने वाले कितने होंगे, माइनस दोनों वाला, ये आपका निकल जाएगा 40 प्लस 75, 35%, ठीक है। तो 35% ऐसे हैं जो किसी ना किसी में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो पास होने वाले संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 35 करोगे तो, क्यों सर ऐसा कर रहे हो, 100 माइनस, ये उत्तीर्ण के बारे में पूछा हुआ है, तो 100 माइनस 35, 65% लोग ऐसे हैं जो पास हुए, ठीक है। क्लियर। अच्छा लास्ट में पूछा हुआ है 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के पास हुए, ठीक। 65% तो परसेंटेज हम लोग निकाल लिए थे, 600 इंटू 65%, 65/100, ये 2 0 काटो, 6 छक्के 36, 390 लोग, ठीक। क्या बोल रहे हो, ओके 45, ठीक। ये 45 और ये 55, ठीक। कितने लोग बैठे थे, 600 लोग बैठे, 55 क्या हो गए, पास हो गए, मतलब 330 लोग क्या हो गए, पास हो गए। ठीक, इतना क्लियर है। चलो इसमें एक वैरायटी और आएंगे, अभी तो खैर ये पास फेल वाला था, आगे चल के खाने पीने वाला आइटम आएगा। तो कुछ लोग एक ही जैसे चाय पियेंगे, कुछ लोग कॉफ़ी पियेंगे, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पियेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो दोनों नहीं पियेंगे। और ये सब डेटा बताने के बाद लास्ट में पूछेगा कि कितने लोग थे, कितने दोनों पीने वाले हैं, कितने पीने वाले नहीं हैं, चाय कॉफ़ी की जगह और कुछ पीने जा रहे हैं, तो वो सब जानकारी है। तो अभी फिलहाल इतना बना लो, ये आगे आएगा, रो कंसल्ट भी आज ही हो गया तो उसको बता दूंगा, ठीक है। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% लाता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके बनाते हैं। 10वीं 12वीं में कितने मार्क्स का पेपर होता था, 100। टोटल वाला बताओ ना भैया, 500, 5 सब्जेक्ट है, टोटल कितना, 100। कितना आया दुर्गा आपका, कितना परसेंट आया, 10वीं में कितना है, 64 आया, ठीक है। राउंड फिगर करके 70 कर लेते। एक लड़का था, वो उससे जब भी परसेंटेज पूछते थे तो 20% एक्स्ट्रा बताता था वो, अगर 45 आ रहा है तो 45 प्लस 20, 65 आ रहा है तो 85, अच्छा हुआ कि 85 कभी नहीं आया,
नहीं तो 105 बोल देता। ठीक, तो चलो 64% आया दुर्गा मैडम का, और उसको राउंड फिगर कितना कर लेते हैं, 70%। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना था, 500। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना, 500। दुर्गा मैडम लेके आई 70%, तो 500 का 70% कितना होगा, 350। ठीक है, आपका कितना था, 89। ठीक, राउंड फिगर 90 ले लेते हैं। ठीक है, राउंड फिगर 90 ले लेते हैं। तो ये मैडम, क्या नाम मैडम आपका, निधि। ठीक है, निधि मैडम 89 लेके आ रही है, राउंड फिगर 90 करते हैं। तो 500 का 90% कितना आएगा, 450। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भैया पास होने के लिए 60% आवश्यक था। पासिंग परसेंटेज 33 को छोड़ के अभी 60 कर लो कैलकुलेशन, नहीं तो लंबा हो जाएगा। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था, 60%। तो 500 का 60% कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, दुर्गा पासिंग से कितना एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आई है, 50 मार्क्स। निधि पासिंग से कितना ज़्यादा लेके आई है, 150। ठीक है, ये दोनों, एक 50 लेके आई है, एक 150 लेके आई है। दुर्गा कितना परसेंट लेके आई थी, 70%, और निधि कितना परसेंट लेके आई थी, 90%। दोनों में 20% का अंतर है, निधि इससे 20% ज़्यादा लेके आई। और मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 50 और ये 150, अगर इसमें मार्क्स कितना ज़्यादा लेके आई पूछा जाए तो 100 मार्क्स, तो मैं बोल सकता हूँ ये 100 मार्क्स एक्स्ट्रा 20% के ही बराबर है। इतना लंबा चौड़ा कहानी बताने का तात्पर्य यही है कि ये जो एक्स्ट्रा आया ना वो बताएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, 40% एक मार्क्स लेके आया, जैसे दुर्गा 70 ला रही है वैसे कोई 40 लेके आया, दूसरा लड़का 45% लेके आया। अब कितना टोटल मार्क्स है वो नहीं बताया, हम तो यहाँ कैलकुलेट करके निकाल के लेके आ रहे हैं। और ये बोल रहा है कि आवश्यक जितना पासिंग मार्क्स है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, उससे उन लोग कितना ज़्यादा लेके आए, 35 लाया, 60 लाया। यहाँ तो मेरे को मालूम था कि 300 पासिंग मार्क्स है, तब जाके मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर पाया, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया। तो कैसे मालूम चलेगा, ये 35 लेके आ रही है और ये 60 लेके आ रही, ज़्यादा मार्क्स। तो जो एक्स्ट्रा 25 मार्क्स लेके आ रही ना, ये 25 एक्स्ट्रा 5% के बराबर है, क्योंकि एक 40 लेके आ रहा है, एक 45 लेके आ रहा है, मतलब इससे 5% ज़्यादा लेके आ रहा है। और ये 35 से 60, 25 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है, तो वो 5% कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। जैसे ये नहीं समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व करते डायरेक्ट। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% मार्क्स लेके आ रहा है और दूसरा लड़का कितना लेके आ रहा है, 45%, मतलब ये टोटल एक्स्ट्रा कितना परसेंट लेके आ रहा है, 5%। पासिंग मार्क्स जितना भी रहा होगा, जैसे मैं मान के चलता हूँ पासिंग मार्क्स ये लो P था, तो एक बंदा P+35 लेके आ रहा है और दूसरा P+60 लेके आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस निकालोगे ना, माइनस कर दोगे तो P ऐसे ही कट जाएगा, 60 - 35 कितना आएगा, 25 मार्क्स। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये 25 मार्क्स 5 के बराबर है तो 100 के बराबर क्या, 100 मतलब जो ओरिजिनल टोटल मार्क्स है ये आपका निकल जाएगा 500। इतना सही कैलकुलेशन है, इसको लिखो, अगर नहीं समझ आएगा तो XYZ लेके भी बनाएंगे उसको। ठीक है, क्लियर। ठीक, अभी अगर शॉर्टकट नहीं समझ आया होगा तो लॉन्ग कट बना लेते हैं। पूर्णांक ज्ञात कीजिए बोल रहा है, पूर्णांक मेरे को नहीं मालूम, मैं एक्स लेके बना रहा हूँ। ठीक है, पासिंग मार्क्स में मुझे नहीं बताया गया, पासिंग मार्क्स को P मान के बता रहा हूँ। अब ये बताओ टोटल मार्क्स कितना, x। पहले वाला लड़का कितना लेके आया, फर्स्ट लड़का जो है 40% x लेके आया, x का 40% लेके आया, और ये कितने के बराबर बोल रहा है, पासिंग मार्क्स से 35 ज़्यादा लेके आया है, पासिंग मार्क्स P और ये 35, इतना ही मार्क्स उसका है, 40% के बराबर। दूसरा बंदा कितना लेके आ रहा है, 45% लेके आ रहा है, 45% x लेके आ रहा है, और ये मार्क्स कितने के बराबर है बोल रहा है, पासिंग मार्क्स जितना भी होगा ना उससे 60 ज़्यादा है, मतलब P+60, पासिंग से 60 ज़्यादा है, P+60 से ज़्यादा है, उसमें 60 जोड़ देना। ठीक, अब अगर इसको मैं माइनस करूंगा, 45 - 40
5% एक्स और p+60 माइनस p+35, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 60 माइनस 35, उल्टा माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 35 25। 5% एक्स बराबर 25 है, तो 5% मतलब होता है 5/100, एक्स बराबर क्या है 25 है, तो एक्स बराबर 25 इंटू 100/5। तो ये एक्स और वाई जेड ये सब को लेने से मैं अवॉइड किया और डायरेक्ट बताया था कि भैया 40% ला रहा है, 45% ला रहा है, 5% एक्स्ट्रा है, ये 35 ला रहा है, ये 60 ला रहा है, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है। अगर 25 5 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, यही इक्वेशन में डायरेक्ट लेके आता। और नहीं समझ आ रहा है तो एक्स वाई जेड ये लेके तो बनाया ही हूँ, ऐसे बना लो, ठीक। अब यहाँ से अगर पासिंग मार्क्स पूछता तो भी आप निकाल सकते थे, एक्स की वैल्यू डाल के निकाल सकते थे, ठीक है। ये आपका कितना आ गया वैल्यू 500। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। इसको 35 करना और ये वाले को 30 करना, ज्यादा मार्क्स ज्यादा परसेंट लेके आएगा तो कम से फेल होगा ना, उल्टा हो गया, ठीक है। तो 35 और 30% ये दो रेशियो है। 35% ला रहा है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30% मतलब कम पड़ गए, ठीक है। और एक बंदा 30% लेके आ रहा है तो 80 अंकों से फेल होता है। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 50 मार्क्स का। ये 30 दोनों फेल ही हो रहे हैं, दोनों गधे हैं, 30 मार्क्स और 50 80 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, दोनों में अंतर कितना 50 मार्क्स। और परसेंटेज में कितना अंतर है, अगर 50 5 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, ठीक है। बस इतना ही कैलकुलेशन है, नोट डाउन करिए। ठीक, आगे बढ़ो, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। और अगर एक्स वाई जेड लेके बनाते तो एक्स मतलब टोटल मार्क्स लेते, पासिंग मार्क्स को पी लेते। अब वो फेल हो रहा है कितने मार्क्स से 30 मार्क्स से, तो p-30 करते। पिछले बार ज़्यादा लेके आ रहा था, इस बार कम पड़ गया, p-30, बस वही क्वेश्चन करके बना देते, उसको बना लेना। सीता 40 अंक प्राप्त करती है और गीता 30% मार्क्स लेके आती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 ज़्यादा है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, 26 और 24 माइनस करके 32 लिखूँ क्या, हाँ बोल रहे हो नहीं, अरे एक पासिंग से ज्यादा ला रही है और एक कम ला रही है। मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास 40 रुपए हैं, दोनों में कितना अंतर 20 रुपए का अंतर है। लेकिन मैं 20 रुपए उधारी लग रहा हूँ और इनके पास 40 रुपए, अब कितना अंतर, अब 60 हो गया। अरे पहले उधारी चुकाने के लिए मेरे को 20 रुपए कवर करना पड़ेगा और फिर इनके 40 रुपए वहां तक पहुंचने के लिए और 40, तो 20 + 40 60 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 40 24 कम है मतलब -24 है, और ये 56 ज़्यादा है, 56 प्लस है। यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए कितना पड़ेगा, 24 तो जीरो लाने के लिए होगा, फिर 24 + 56 80 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों में कितना डिफरेंस, एक 40% ला रही है, एक 30% ला रही है, 10% एक्स्ट्रा लेके आ रही है। और उसमें मार्क्स में कितना अंतर है, 56 + 24 80। अगर 80 10 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना 800। नोट करिए इतना। और ये 80 कैसे आ गया, अगर किसी की तकलीफ होगा तो एक 26 है और डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करता हूँ, और ये 24 ना होकर -24 है। क्यों -24, अरे कम पड़ गया बोल रहा है, कम पड़ गया मतलब -24, तो ये अल्टीमेटली 56, ये 80 होगा, ठीक है। 20 और 10 में डिफरेंस निकालो, 20 और 10 में डिफरेंस, तो 20 और 10 में डिफरेंस 20 -10 करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 20 और -10 में डिफरेंस निकालो, तो 20 माइनस -10 ऐसे होगा, तो ये माइनस माइनस खुल के प्लस हो जाएगा नहीं, बस वैसी कैलकुलेशन है। तो 80 आया, 56 + 24 करके 80 आया, ठीक, क्लियर, चलिए। इसको ट्राई करो तो,
वही सेम पैटर्न है, कम ज़्यादा वाला बात हो रहा है। छः सौ, हाँ 600 आएगा। ये देखो 35 और 25 में कितना डिफरेंस है, 10%। और एक 30 ज़्यादा लेके आ रहा है, एक 30 कम लेके आ रहा है, तो 30 और 30 कितना हो गए, 60 हुआ कि नहीं। अगर 60 10 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 600। ठीक है, क्लियर। ठीक, आगे बढ़ो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक परीक्षा में 75% जो बॉयज थे वो क्या हो गए, पास हो गए। इफ 110 बॉयज वर फेल्ड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड बॉयज इन द एग्जामिनेशन। पास हुआ 75% और संख्या बताया फेल वाले का। अब 75% पास हो रहे मतलब 25% फेल होंगे कि नहीं होंगे। 75 पास हो रहे मतलब 25 क्या हो गए, फेल हो गए 25%। अब 25% फेल हो गए, उसका बराबर क्या बताया 110। तो अगर 110 25 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 100 पूरे जो लड़के सम्मिलित हुए उसको मान के चलो, तो ये कितने हो जाएंगे 440। अब अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा होगा तो टोटल लड़के जो शामिल हुए वो कितने हुए एक्स। 75% पास हुए मतलब 25% फेल हुए, 25% मतलब 25/100 एक्स। ये कितने के बराबर है बता रहा है, 110 के बराबर, क्वेश्चन में बताया वहीं से लिया हूँ। एक्स बराबर 110 इंटू 100 डिवाइड बाई 25। ये भी अल्टीमेटली वही लिखे ना। ठीक, कुछ पल्ले पड़ रहे हैं। चलिए, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़की सम्मिलित हुए। यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% पास हुई तो कुल कितने परसेंट फेल हुए बोल रहा है। देखो 500 लड़के थे, 500 लड़कों में कितने पास हुए बोल रहे हैं, 70%। और लास्ट में पूछा फेल वाले, अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले, तो 70% पास हुए तो 30% फेल होंगे कि नहीं होंगे। तो 500 इंटू 30 करोगे, 150 ये फेल हो गए लड़कों में। और लड़कियां कितनी है बोल रहे 300। दोनों का ऐड मत कर देना, ये लड़कों की संख्या है लड़की की संख्या है। लड़के में पास फेल बता रहे, लड़कियों में पास फेल बता रहे। लड़कियां भी 70% पास हुई, 30% फेल हुए, तो 300 का 30% कितना आएगा 90। तो टोटल फेल होने वाली संख्या पूछा है कितने परसेंट, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी मतलब लड़के और लड़की दोनों शामिल है उसमें, है ना। तो 150 और 90 कितना होता है, क्लियर, नोट डाउन करिए। ओके, परसेंट पूछे तो ठीक है, परसेंट निकाल दो, 240। टोटल कितने लोग थे 800। सर कैसे, 500 लड़के और 300 लड़कियां दोनों मिला 800, तो इंटू 100 कर दो, तो ये 2020 कट गया और ये 30% लोग फेल हुए। ठीक, क्लियर, गीता भाभी समझ आते हैं। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगी में 75% सफल हुए। आवेदन करने वाले के कुल प्रतियोगी के कितने परसेंट प्रतियोगी सफल हुए। ये देखो टोटल में मान के चलता हूँ 100% लोग रहे होंगे, 100%, ठीक है। तो पात्र और अपात्र, वैलिड और इनवैलिड, तो 12 लोग क्या हो गए, इनवैलिड घोषित कर दिया बोल रहे हैं।
100 में 12% लोगों को क्या कर दिए, इनवैलिड घोषित। तो वैलिड कितने होंगे, 88। तो 100 का 88% कितना होगा, 88। अब 88 में 75% लोग सफल हुए। 88 में कितने लोग बोल रहे हैं, 75%। तो 88 का 75% करूंगा, 100 का नहीं, पात्र वाले में 75% सफल हुए। 75% मतलब 75/100, 3/4 आएगा, 22 × 3 66 आएगा। तो 66 लोग टोटल क्या हुए, सफल हुए। अब ये पूछ रहे हैं आवेदन करने वाले, आवेदन तो 100 लोग थे। आप लोग भी आवेदन करते हो, कभी कभी किसी रिजेक्ट हुआ होगा, फोटो नहीं डाले होगे, साइन नहीं किए होगे या कुछ गलती, तो रिजेक्ट हो जाता नहीं। तो 66/100, क्योंकि आवेदन तो 100 मान के चल रहे, इंटू 100 कर दोगे क्या, 66% लोग सफल हुए टोटल आवेदन करने वालों में से। क्लियर, नोट डाउन करिए। ठीक, इसको ट्राई करिए। तो ऐसा कंसेप्ट बता दिया हूँ पहले। ये आज खत्म हो जाएगा। कितना आया आंसर, 3200 है। ठीक, चलो। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, हॉस्टल में कितने लोग रह रहे हैं, 800। 800 में देखो 75% हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है,
तो कितने दोनों खेल खेलते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी नहीं शामिल है, ऐसे विद्यार्थी नहीं शामिल है। एक इक्वेशन बना के दे देता हूँ, उसमें आप फिट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। हालांकि शुरुआत में जो पैटर्न बताया था वही पैटर्न फॉलो होता है कि कुछ लोग एक चीज़ खा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दोनों खा रहे हैं। तो इधर और इधर वाले में क्या माइनस कर दोगे, दोनों खाने वाले को, तो टोटल कितने लोग मौजूद हैं वो निकल के आ गया था। अभी वैसा सिनेरियो है, आगे एक वैरायटी और आता है। वो वैरायटी क्या, कि कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो दोनों ही नहीं खाते, लेकिन वो भी काउंट तो करेंगे, वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो ठीक। तो इस स्थिति में बताता हूँ, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि टोटल 10 लोगों को मैं ले गया था, कहाँ, 10 लोगों को पार्टी देने ले गया था, ठीक है। अब 7 कितना बचा था, बटा था गुपचुप, और 6 कितना बचा, बटा मोमोज, ठीक है। तो देखो 6 गुपचुप, 7 गुपचुप खाने वाले हो गए, 6 मोमोज खाने वाले हो गए, क्लियर। तो 7 + 6 13 प्लेट बढ़ गया, लेकिन आदमी कितने थे, 10 थे। तो इससे मेरे को एक्स्ट्रा समझ आ गया कि ये तो 3 है, ये क्या है, दोनों खाने वाले हैं, ठीक है, दोनों खाने वाले। तो इस हिसाब से इक्वेशन कैसे बटेगा, ये टोटल मेरे को 10 लोग अगर निकालना है, टोटल कितने लोग मौजूद हैं, तो कैसे निकालूंगा, पहला प्रोडक्ट खाने वाले, ठीक है, फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला, माइनस किया था, देखो फर्स्ट 7 और दूसरा 6, माइनस क्या किया था, जो दोनों खा रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों, तब जाके मेरे पास क्या निकल के आता था, जो टोटल वैल्यू है ना वो निकल के आता है, ठीक है। अब या तो आपको ये संख्या में देगा या परसेंटेज में बता देगा, दोनों बताए आप निकाल सकते हो, ठीक। जैसे टोटल कितना होता है, 100% ही तो होता है, टोटल प्रतिशत में बात की जाए 100 है, ये 800 लड़के रहते हैं, उस 800 को छोड़ो, 75% क्या खेल रहे हैं, हॉकी, ये लोग 75 हॉकी खेल लिए। और सेकंड कितने लोग खेल रहे हैं, 50% फुटबॉल खेल रहे हैं। 70 और 50 ये तो भैया कितना हो गया, 125 हो गया, 125% कैसे हो सकते हैं, इससे ये बात समझ आती है कि 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। ये माइनस, अगर इस फॉर्मूले के रूप दे रहा हूँ, इसको एक फॉर्मूला देना का प्रयास कर रहा हूँ मैं, 75 माइनस दोनों वाले, ठीक है। तो ये माइनस दोनों को इधर लेके चलोगे, और 75 + 50 माइनस 100, ये आ गया 25% लोग ऐसे हैं, सब परसेंट परसेंट में बात हो रहा है इसलिए परसेंट, 25% लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, लेकिन वो प्रतिशत ना पूछ के संख्या में पूछ दिया है। तो टोटल लोग कितने हैं, 800, 800 इंटू 25% करोगे, ये आ जाएगा 200, 25% मतलब 1/4, 800 का 25% 200। ये कंसेप्ट वाइज भी बता दिया, और ये फॉर्मूले का रूप इसलिए दे रहा हूँ। अभी एक और वैरायटी आएगा जिसमें मैंने क्या बोला, कोई ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों नहीं खेल रहे हैं, उसको भी हमको शामिल करना पड़ेगा, ठीक, चलिए नोट करिए उसको। ठीक है, चेहरे मुरझा जाते हैं कई लोगों के, बेटा घर में भी थोड़ा सा मेहनत करके आया करो। अब अगर इसमें कुछ ऐसे भी लोग रहे जो दोनों नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, दोनों, ये दोनों खेलने वाले और ये दोनों नहीं खेलने वाले, ठीक है, नहीं खेलने वाले। सर ऐसा कैसे, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 आदमी लेके चल रहा हूँ, इस बार कितने लोगों को लेके गया, 7 आदमी, ठीक है। ये 7 आदमी, ये जो 2 लोग थे ना, ये एकदम शर्मीले थे, क्या थे, शर्मीले थे। ये कौन है, दोनों शर्मिला। टोटल कितने लोगों को लेके गया हूँ, 7 लोगों को लेके गया हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 के बाद बच रहे 5, इन लोग क्या थे, बेशरम थे, ठीक है, मतलब जो दे दो, जितना दे दो खा लेंगे, तो इन लोग खाने पीने वाले थे। इसमें ये जो शुरू के 3 थे ना, ये क्या खाए बोले तो कुछ भी प्रोडक्ट, चाय ले लो, ठीक है, टी पीने वाले। और ये जो नीचे इधर 3 हैं, ये 3 लास्ट के, इन लोग क्या वाले हैं, कॉफ़ी वाले।
इसमें एक आदमी चाय और कॉफी दोनों डकार दिया, है ना। शुरू के 3 चाय और ये 3 कॉफी, ये क्या लिया, चाय और कॉफी दोनों ले लिया, ठीक है। अब दुकानदार बोलेगा भैया मैं तो 6 प्लेट दिया हूँ, 6 प्लेट दिया हूँ, बोलेगा नहीं बोलेगा। और टोटल खाने पीने वाले में कितने लोग थे, 5 लोग थे। अब कितने आदमी हैं पूछा जाए तो भैया मेरे को इसको भी काउंट करना पड़ेगा, जो वहां गए तो लेकिन खाए पिए नहीं, इन लोग कुछ नहीं खाए पिए, ठीक है, इन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो देखो ये 3 और ये 3, पहला चाय पीने वाले, दूसरे कॉफी पीने वाले, इसमें माइनस कर दोगे क्या, दोनों पीने वाले, दोनों पीने वाले एक आदमी था, इसको -1 कर दिया, एक ही आदमी था। तो ये कितने लोग आ गए, 5, 6, 3 + 3 6, 6 - 1 5। लेकिन मैं तो लेके गया था 7 लोगों को, तो फिर वो 7 क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि 2 लोग ऐसे थे जो कुछ खाए पिए नहीं, ठीक है, भले घर में जाके फिर समझ आए। तो उसको मेरे को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, ऐसे लोग भी थे जो कोई खाए पिए नहीं, तो 5 + 2 7 करके। तो ऐसे केस में इसको एक फॉर्मूला का रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे फॉर्मूला, टोटल व्यक्ति कैसे निकलेंगे, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट वाला प्लस सेकंड माइनस दोनों, इसको लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है, माइनस दोनों खाने पीने वाले और प्लस नहीं खाने पीने वाले, ठीक है, शर्मीले लोग, ठीक। तो इसको लिख लो फॉर्मूले को। अभी आगे इसका यूज होगा, तो जब यूज होगा तो देखेंगे। ठीक है, 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं, 70 और 40 दोनों मिला के तो 110% हो गया। तो इसका क्या मतलब बता रहे भैया, 10% लोग ऐसे होंगे जो दोनों पी ले रहे होंगे, है ना, 10% लोग। अगर उनकी संख्या 25 के बराबर है तो टोटल कितने कर्मचारी हैं, अगर 25 10% के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 250। ये समझ आया ना कि फॉर्मूला में फिट बैठाना, फॉर्मूला में भी बैठाओगे तो समझ आ जाएगा। टोटल मतलब 100% लोग होंगे, ये बराबर पहले वाले 70 प्लस दूसरे वाले 40, फिर माइनस करते थे दोनों वाले, तो अल्टीमेटली दोनों वाले को इधर भेजोगे और 100 उधर भेजोगे तो 70 + 40 -100 ही करना पड़ेगा, ठीक है। और वो उनकी संख्या कितनी है बता दे रहे हैं, 25। अगर 25 10% के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 250। ठीक, क्लियर, चलिए। चलिए, ये 2 क्वेश्चन ना उसी पे आधारित है जो मैं बता रहा था ना, कोई दोनों नहीं खाने पीने वाले भी मिलेंगे। इंग्लिश में उसको हिंदी में रूपांतरण कर दे रहा हूँ। इन अ पार्टी 68% मैन ड्रिंक कॉफी एंड 62% ड्रिंक टी, while 25% मैन ड्रिंक no one of both, okay. If 550 men drink coffee and tea both, then find the number of total men in the party. 68 लोग ऐसे हैं, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, टोटल, टोटल मतलब कितना होता था, 100%। अब प्रतिशत की बात करें तो प्लस 68% लोग ऐसे हैं बोल रहे हैं जो क्या पी रहे हैं, कॉफी। 62 लोग ऐसे हैं जो क्या पी रहे हैं, चाय, टी मतलब चाय। 25% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते, ठीक है। तो कुछ नहीं पीने वाले को लास्ट में जोड़ा जाता था, है ना, प्लस कुछ नहीं पीने वाले, तो कुछ नहीं वाले को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक्स, कुछ नहीं को क्या लेके चल रहा हूँ, एक्स, तो प्लस एक्स, और माइनस क्या करते थे, जो दोनों पीने वाले। तो अब इसको मेरे को निकालना है, कैसे निकालूंगा, दोनों को इधर भेज दो, 68 + 62 कितना होता है, 130, तो 130, और ये 100 इधर आ जाएगा, प्लस 25% कुछ नहीं, अच्छा 25 एक्स क्यों मान रहा हूँ यार, ये तो दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। 25% दोनों जो नहीं पीते वो दिया हुआ है, तो 130 - 100 प्लस क्या कर दिए, 25, 30 + 25,
55 लोग ऐसे हैं, 55% लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, दोनों, चाय कॉफी दोनों पीते हैं। अब वो संख्या बता दी, अगर 550 ऐसे लोग हैं जो दोनों पीते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 55%। 550 अगर 55 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, तो ये आ जाएगा 1000। ठीक, क्लियर। नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार और बताऊंगा, इसको नोट कर लो पहले। ठीक, देखो मैं क्या बताया था कि अगर 70% चाय पी रहे हैं, 50% कॉफी पी रहे हैं, 70 + 50 कितने हो गए, 120 हो गए। 120% हो नहीं सकता, तो 120 टोटल कितने हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। 120 - 100 कर दोगे, 20% ऐसे लोग होंगे जो दोनों पी रहे हैं। लेकिन मान के चलो इसमें कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो कुछ पीते ही नहीं, उसको मेरे को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग हट गए हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, उनकी संख्या छूट रही है। अब उनको शामिल करना, मिलाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में भी वही था, 68 लोग चाय, 62% कॉफी, मतलब 130% लोग ऐसे ही हो गए थे। 130 में 100 घटाओगे कितना आएगा, 30% दोनों पीने वाले। लेकिन तब रहता जब ऐसे में कोई न कोई पेय पदार्थ पी रहा होता, लेकिन इसमें ऐसे भी व्यक्ति शामिल थे 25% जो दोनों नहीं पढ़े, तो उसको क्या कर देना है, बस जोड़ देना है, ये 55% ऐसे लेके आना है ना। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 50% रोटी। यदि 20% दोनों पसंद करते हैं, तो उन लोगों का परसेंट क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते ना ही रोटी, निकाल के देखो। कुछ नहीं तो वो फॉर्मूला में फिट करके देखना। दशहरा, दशहरा नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। ठीक, 60 और 50, ये तो 110 हो गए। ठीक, टोटल वाला केस कैसे आता था, 60 + 50 माइनस दोनों वाले को 20, और प्लस जो दोनों नहीं पसंद कर रहे हैं, जो नहीं पसंद कर रहे हैं उसको एक्स लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये कैसे आ जाएगा, टोटल तो 100% ही होता है। ये हो गया आपका 110 - 20 + एक्स, तो ये आ गया आपका, एक्स बराबर क्या आ गया, 10%। 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चावल पसंद करते और ना ही रोटी पसंद करते हैं। ठीक, नोट करिए। ठीक है, चलो। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद वह कितने ऊंचे हो जाएगा। कुछ नहीं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहता था ना, वैसे ही है। और अभी एक पॉपुलेशन वाला भी था, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वृक्ष बढ़ रहा है, वृक्ष की ऊंचाई बढ़ रही है, क्या तकलीफ। तो 5 फीट अभी है, एक साल में वो 110% हो जाएगा। सर कैसे, हर साल 10% बढ़ता है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होगा, अगले साल 100 + 10 110% हो जाएगा, 110। फिर वो स्थिति 3 साल बाद पूछे, मतलब दूसरे साल फिर 110%, तीसरे साल फिर 110%, ये बराबर कितना है पूछ रहा है, तो कितना है वो आप निकाल लेना। ये आपका 33 इतना आएगा, 3 0 कटा,
1.33 6.655 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, निकाल के देख लेना, पता यार, क्योंकि ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये तीन ऐसे जीरो कट गए, 11 × 11 × 11 1331 आता है, 11 का क्यूब, 3 जीरो बचा, दशमलव डाल दिया, फिर 5 × 1.331 किया तो 6.655 आ गया। ये अंग्रेजी में हो गया, इसका हिंदी में रूपांतरण बता देता हूँ, और क्वेश्चन किस पे बेस्ड है उसको भी बता देता हूँ। देखो, आज अगर आप कोई चीज़, कोई सामान लेके आ रहे हो, मान के चलो मैं कार लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कार लेके आया, 20 लाख का कार लेके आया। अब कार का प्राइस ऐसे नॉर्मल रेट नहीं बढ़ा है जो नया कार वाला, अब 20 लाख रुपए का कार लेके आया, 1 साल रगड़ के चलाया, आजू बाजू सब तरफ स्क्रैच है, ठीक है, अगले साल क्या 20 का 20 बिक जाएगा? 20 लाख कुछ कम होगा? क्यों कम होगा? हास, स्क्रैच नहीं होता, हास, उसका हास डेप्रिसिएशन, कोई कॉमर्स में पढ़ा होगा तो वियर एंड टीयर पढ़ते नहीं, मतलब यूसेज की वजह से दो कंसेप्ट मिलेंगे आपको समझने को, एक एप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन। कुछ चीज़ों का एप्रिसिएशन भी हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, जैसे ज़मीन का, तो ज़मीन आज अगर 1 करोड़ का आप कोई ज़मीन ले लियो, अगले साल वो 15-20% तो कम से कम बढ़ ही जाता है, 1 करोड़ 20 लाख का हो जाए। लेकिन सामान में ऐसा नहीं है, ठीक है, सामान में कोई सामान लोगे जिसका यूज़ करते हो आप, वो क्या हो जाता है, उसका परसेंटेज घट जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं हास, अंग्रेजी में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन मतलब ऊपर उड़ रहा है, और डेप्रिसिएशन मतलब घट रहा है, ठीक है, इतना क्लियर? तो कोई सामान लेके आओगे तो अगले साल हो सकता है उसका वैल्यू कम हो जाए, तो वही क्वेश्चन में बताया, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। अगर अभी उसका 20,000 रुपये अभी की कीमत है तो फाइंड इट्स वैल्यू ऑफर नहीं है आफ्टर 3 साल। तो आज 10,000 रुपये, 10 नहीं 20,000 रुपये उसकी कीमत है, 10% हर साल घटेगा, तो जैसे जब बढ़ा रहे थे भाई कोई चीज़ को तो 100% में 10% जोड़ के लेके आ रहे थे, तो 110% हो जा रहा था, 10% घटेगा तो ये जो 20,000 है, अब अगले साल कितना हो जाएगा? 90%। फिर अगले साल 10% घटेगा तो फिर 90 होगा कि नहीं होगा? फिर 90 कर लो, फिर 90 कर लो, ठीक, क्लियर? तो ये 6 0, ये टोटल कितना है? 4 0 ये हो गया, ठीक, 9 × 9 729, 9 का क्यूब कितने था? तो ये आ जाएगा आपका 7290 × 2, 14,580 आ रहा है, ठीक, नहीं दिखाई दिया, नोट करिए इसको। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मशीन का वर्तमान कीमत, वर्तमान वैल्यू कितना है? 20,000 रुपये। अगर 10% के दर से उसमें हास हो रहा है सालाना, तो 3 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर परसेंटेज खत्म, बोर लग गया परसेंटेज बना बना के। The value of a land appreciates at the rate of 40% per annum if it was purchased 3 years ago for 5 lakh. Find the present value of land. अब लैंड वाले में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, इसमें क्या है? एप्रिसिएशन। तो मैंने दो टर्म बताए थे ना, एक डेप्रिसिएशन बताया था और एक एप्रिसिएशन बताया था। एप्रिसिएशन कहने का तात्पर्य है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हैं? डेप्रिसिएशन हास होता है, एप्रिसिएशन वृद्धि, समझ लो, कुछ बताते भी नहीं हो, मुंह कान खोलते नहीं हो, कुछ वृद्धि मान के चलो, ठीक है। तो जमीन की वर्तमान कीमत क्या होगी ये पूछ रहे हैं। अगर 3 साल पहले क्या था? 5 लाख है,
और उसमें हर साल 40% की दर से वृद्धि हो रही है उसकी कीमत में, तो भैया 5 लाख अगर 3 साल पहले था, फिर अगले साल कितना हो जाएगा? 140%, फिर 140%, फिर 140%। ये 6 जीरो टोटल काटना, 5 जीरो और एक 6 जीरो, 14 14 14, 1728 आता है क्या? नहीं, ये तो 12 का है। टू 744 आता है। 14 का क्यूब 2744, और इसमें ये 2 जीरो इंटू 5, 5 4 20, 13,72,000 कुछ हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 13,72,000। कैलकुलेट करके देख लो एक बार। हाँ, उतना ही आएगा, 13,00,000। ठीक है, ये आपका परसेंटेज वाला टॉपिक खत्म। कल इसका क्या रहेगा? टेस्ट। ठीक, तो जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो फोल्डर में जाके देख सकते हो, और आप लोग भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारे चैनल के द्वारा 20 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा था महिला परीक्षक की तैयारी के लिए। तो आज हमारा ये लास्ट क्लास होगा। इसमें हम देखेंगे गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान। ये वाला टॉपिक छूटा हुआ था, आज इसको कवर कर लेते हैं। बाकी सब हम लोगों ने कवर कर लिया। एक्ट हो गया, योजना हो गया, कुपोषण हो गया, वजन त्योहार, वृद्धि निगरानी, सब हो गया है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक। अब इसमें क्या है? गर्भावस्था के दौरान कैसी सावधानी रखनी चाहिए वो है, प्रसव के दौरान कैसी सावधानी रखनी चाहिए वो याद करना है हमको, स्तनपान का याद करना है। ठीक है, नवजात शिशु का देखभाल कैसे करना है वो याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो कैसे कैसे सावधानियां हैं? पहला सावधानी तो होगा पोषण एवं आहार संबंधी सावधानियां, क्योंकि वो जैसा अच्छा खाएगी बच्चा भी क्या रहेगा, वैसे ही स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, अगर उसको गर्भावस्था के टाइम ही अच्छे से पोषण आहार नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। कुपोषण के टाइम तो वो चीज पढ़े ही थे। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में कैसे होगा? जो चेकअप करवाने जाती है प्रेग्नेंट लेडीज लोग डॉक्टर के पास, तो कुछ कुछ महीने के अंतराल में जाती है। सोनोग्राफी भी एकदम शुरू में नहीं करवा लेती है, बाद में करवाती वो। तो वही सब किस में आएगा? स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में आएगा। ठीक है, फिर टीकाकरण भी करवाती है। प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले टीका कौन सा लगवाती है? वो टिटनेस का टीका लगवाती है। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अन्य सावधानियां भी है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला वाला क्या है? पोषण एवं आहार संबंधी सावधानियां। यदि गर्भवती स्त्री पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं लेती है तो बच्चे का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है और उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, स्वस्थ बच्चे का वजन कितना? हाँ, 2.5 से 3 किलो। अगर उससे कम है तो अंडरवेट। गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त आवश्यकता होती है। मतलब वो जितना पहले लेती थी ना, जितना ऊर्जा का मात्रा कैलोरी में और प्रोटीन, उससे अतिरिक्त, क्योंकि अब वो अकेले थोड़ी ना वो चीज खा पी रही है, बच्चे को भी तो पोषण उससे मिल रहा है ना। तो अतिरिक्त कितना मिल रहा है? 300 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, अन्य पोषक तत्व जैसे हरे पत्तीदार सब्जी हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, अंकुरित दाल हो गया। ठीक है, आयोडीन, नमक, क्योंकि आयोडीन बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। एड में भी दिखाता है ना, मल्टी टैलेंटेड रहते हैं जो आयोडीन वाला नमक खाते हैं वो। ठीक है, मौसमी फल जैसे बेर, अमरूद, संतरा का सेवन करना आवश्यक है। किसको? गर्भवती स्त्री को। लाल, पीले व हरे रंग के फल एवं सब्जियों का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। लाल रंग के फल से क्या होगा? ब्लड फॉर्मेशन वाले भी देखे थे ना, लाल टमाटर, चुकंदर, ये सब। तो देखो, पोषण एवं आहार संबंधी सावधानियां बहुत इजी था। बस एक ही चीज हम लोग को एक्स्ट्रा याद करना था, क्या? 300 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त आवश्यकता होती है। बाकी सब तो सेम है कि अगर पौष्टिक आहार नहीं ग्रहण करेगी तो बच्चे का पर्याप्त विकास नहीं होगा, और क्या क्या उसको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए वो चीज दिया है। ठीक है, तो इजी था ये। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। अब उसको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि थोड़ा सा में कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है ना, तो वो चीज उसके लिए भी अच्छा नहीं है और उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराना चाहिए, ठीक है। पहली जांच गर्भ के चौथे माह में, दूसरी 7वें माह में और तीसरा 9वें माह में, मतलब 4, 7 और 9, याद करो, 4, 7 और 9, चौथे महीने, 7वें महीने और 9वें महीने में उसको क्या करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। वजन जांच में क्या क्या करवाना चाहिए, उस टाइम जैसे वो लोग चेकअप के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनका वेट करते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे गर्भावस्था का पीरियड बढ़ते जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी का पीरियड बढ़ते जाता है तो उसका वजन भी बढ़ते जाता है, ठीक है, महिला का। तो वजन चेक करेंगे, बीपी नॉर्मल है कि नहीं ये चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये सब किसमें करेंगे, जब जांच में, जब वो जांच करवाने जाएगी। तो प्रसव पूर्व उक्त जांच कराने से गर्भस्थ शिशु के विकास एवं वजन से शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त होती है और प्रसव में आसानी होती है, ठीक है। जैसे बाकी हर चीज उसका नॉर्मल है, उसका वेट भी सही तरीके से बढ़ रहा है, उसका बीपी भी नॉर्मल है, उसका ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल है, तो उससे क्या पता चलेगा, जो पेट में जो बच्चा है, ठीक है, महिला के पेट में जो बच्चा है वो क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। और उसका विकास कैसे हो रहा है ये भी तो पता चलेगा। कुछ कुछ महीने में जैसे सोनोग्राफी करवाते हैं तो पता चल जाता है ना कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, सही पोजीशन पे है, ठीक है। और कई बार उससे पता भी चल जाता है कि बच्चे का वजन कम है कि नहीं, उससे पता चल जाता है ना कि बच्चा अंडरवेट है या फिर ज्यादा है, ऐसा टाइप वाला। तो जांच से ही पता चलता है ये चीज, ठीक है। और प्रसव मतलब डिलीवरी के टाइम भी क्या होता है, ये चीज आसानी रहता है। जैसे मान लेते हैं उसी टाइम उसका बीपी एकदम हाई है, तो डिलीवरी के टाइम पहले वो लोग चेक करेंगे कि उसका बीपी सही है कि नहीं, ठीक है। अगर उस टाइम नॉर्मल है तो बीपी के टाइम मतलब डिलीवरी के टाइम क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। गर्भवती महिला का वजन पूरी गर्भावस्था अवधि में कुल मिलाकर 10 से 12 किलोग्राम अवश्य बढ़ता है। तो इसको नोट करो, कितना किलोग्राम बढ़ता है, 10 से 12 किलोग्राम। कब कब चेकअप करवाए, चौथे माह में, 7वें माह में, 9वें माह में, ठीक है। वजन पूरा कितना बढ़ेगा, पूरा प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी के आधे में 7वें माह में इतना बढ़ गया, पूरे प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक कितना बढ़ेगा, औसतन 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए भाई, ये मतलब स्टैंडर्ड मान है, ठीक है। प्रथम 3 माह में औसतन आधा किलो, दूसरे 3 माह में औसतन 1 किलोग्राम और अंतिम 3 माह में 2 किलोग्राम वजन प्रति माह बढ़ना चाहिए। टोटल वाला याद रख लेना, फिर उसके बाद अगर ये याद हो तो फिर उसको याद करना, ठीक है। यदि किसी माह में महिला का वजन 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता है तो यह खतरे की निशानी होता है। मतलब मिनिमम कितना तक बढ़ना चाहिए, 3 किलोग्राम तक। पहले 3 माह में तो मतलब जब वो प्रेगनेंसी के 3 मंथ तक रहेगी तो उसका वजन कैसे बढ़ेगा, आधा किलो। फिर अगले 3 माह में कैसे बढ़ेगा, औसतन बोला है, मतलब एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 किलो। फिर अगले 3 माह में 2 किलो औसतन, ठीक है। हो गया 9 महीने, 3 9 महीने हो गया, और टोटल करेंगे तो 10 से 12 किलोग्राम। अब देखो टीकाकरण, गर्भावस्था के दौरान समय समय पर टीका संबंधित जानकारी आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य अधिकारी से लेते रहने चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पता होता है कि उसके क्षेत्र की कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो फिर जिस दिन भी टीकाकरण का शिविर लगता है तो उस दिन वो उसको बताती है कि इस दिन आपको ये टीका लगवाना है। और गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है, टिटनेस का टीका लगता है। अन्य सावधानियां, खून की कमी एनीमिया गर्भावस्था के दौरान आम समस्या है, ठीक है। मतलब एकदम कैसे हो गया ऐसा तो सोच ही नहीं सकते, आम समस्या वो चीज, ठीक है। औसतन 100 ml खून में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 15 ग्राम। जब खून में उसकी मात्रा घटकर 11 से 12 ग्राम या उससे कम हो जाता है ना तो उसी को खून की कमी कहते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल आदमी के में देखते हैं तो 100 ml ब्लड में कितना रहेगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहेगा। लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो 15 घट के कितना हो गया, 11 से 12 या फिर उससे भी और कम हो गया। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, खून की कमी या फिर एनीमिया कहेंगे, ठीक है। भारत में लगभग 70% महिलाओं में क्या होता है, खून की कमी होता है। गर्भवती महिलाओं को चौथे माह में से आयरन फॉलिक एसिड की 1 गोली प्रतिदिन 100 दिवस तक देना चाहिए, ठीक है। कौन सा गोली,
आयरन फोलिक किसके लिए देते हैं? वो एनीमिया को ही दूर करने के लिए देते हैं, ठीक है। प्रतिदिन 100 दिवस तक देना चाहिए। खून की कमी वाली महिला को ILA की गोली प्रतिदिन 100 दिवस तक सेवन करने का सलाह दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म बताओ सर्च करके। ठीक है, तो खून का कमी कैसे होता है पता चल गया। अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से वो घटकर 11 से 12 ग्राम हो गया या फिर उससे भी कम हो गया तो वो खून की कमी। भारत में 70% महिलाएं इस समस्या से ग्रसित है, ठीक है। और उसी को दूर करने के लिए उन लोग को क्या देते हैं? आयरन फॉलिक एसिड। गर्भवती स्त्री को किस माह से? चौथे माह से एसिड की गोली एक गोली प्रतिदिन 100 दिवस तक देना चाहिए। अब देखो खून की कमी के कारण क्या है? भोजन में हाँ हाँ, लेकिन क्या? ठीक है, खून की कमी के कारण भोजन में लौह तत्व वाले खाद्य पदार्थ की कमी क्या हो सकता है? खून की कमी के कारण, मतलब आयरन की कमी क्या हो सकता है? यही खून की कमी है, ठीक है। फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, मलेरिया, पीलिया आदि बीमारी खून में कमी पैदा कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बीमारी? एक तो हमारे खाने में जब आयरन की कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है तो वो खून की कमी है। फॉलिक एसिड की कमी, वो भी खून की कमी हो गया। B12 की कमी, वो भी खून की कमी हो गया। और अगर हमको मलेरिया हुआ है या पीलिया हुआ है तो वो भी हमारे शरीर में क्या कर देता है? खून की कमी पैदा कर देता है। अब क्या है? स्तनपान, ठीक है। माँ का दूध सुपाच्य और प्रोटीन से भरपूर होता है। स्तनपान माँ व शिशु दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। माँ और शिशु के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का क्या तात्पर्य है मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि पढ़े हैं ना हम लोग की जो माँ का जो पहला दूध रहता है वो गाढ़ा पीला रंग का होता है, ठीक है। जो बच्चे में क्या करता है? उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अगर बच्चा वो दूध नहीं पीता है तो उसके अंदर क्या रहता है? हाँ, रोगों से लड़ने का जो क्षमता होता है वो कम होता है। वो जल्दी क्या हो जाता है? बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। लेकिन अगर वो ये दूध ग्रहण किया रहता है, कौन सा वाला? ये जो माँ का दूध, ठीक है, गाढ़ा पीला रंग का दूध, कोलेस्ट्रॉल वाला, तो उसका क्या रहता है? इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे के लिए फायदा। माँ के लिए कैसा फायदा? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना उसके बाद स्तन में अपने आप दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है या फिर और कुछ कारण हो जाता है तो दूध तो नहीं निकला फिर उसका, तो क्या हो जाता है? वहाँ पास गांठ बन जाता है, फिर उससे संक्रमण भी हो जाता है और गांठ को फिर ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ता है। ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, फिर बाद में ब्लड कैंसर की भी समस्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए? दोनों। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, हाँ, तो अभी तो बोला ना मैंने, ठीक है। और ये बच्चे के लिए सुपाच्य और प्रोटीन से भरपूर होता है, ठीक है। किसका दूध? माँ का दूध। स्तनपान के फायदे: बच्चे को रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है, अभी पढ़ा। बच्चे को कुपोषण से बचाता है। बच्चे को मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ये सब किससे होता है? माँ का दूध पीने से, ना कि गाय का दूध पीने से, ठीक है। देखो 0 से 6 माह तक, कहाँ से? 0 से 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। 6 माह के बाद ऊपरी आहार देना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन बच्चे को कब तक दूध देना चाहिए? लगभग 2 साल तक। कब तक? 2 साल, मतलब 24 माह तक माँ का दूध उसको देना ही चाहिए ऊपरी आहार के साथ। 6 माह के बाद ऊपरी आहार चालू हो जाएगा। ये देखो कोलेस्ट्रॉल, बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन तक माता के स्तन में आने वाला पीला दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ठीक है। पीला दूध क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रॉल। तो ये वाला नाम आप लोग याद रखना। यह चिकना और गाढ़ा होता है। इस दूध में प्रोटीन और विटामिन C, A की पर्याप्त मात्रा होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन C और विटामिन A, ठीक है। और साथ ही प्रोटीन। इसे बच्चे का पहला टीका कहा जाता है, ठीक है। किसको? माँ के पहले दूध को, गाढ़ा पीला दूध, उसी को बच्चे का पहला टीका बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीका क्या काम करता है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। और इस दूध को पीने से बच्चे में तो क्षमता बढ़ती ही है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बच्चे का
पहला टीका बोलते हैं प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितना जल्दी संभव हो माता बच्चे को दूध अनिवार्य रूप से पिलाए। यह दूध कम आता है किंतु नवजात शिशु हेतु पर्याप्त होता है। ठीक है, ये दूध तो कम आता है लेकिन क्या होता है जो नवजात शिशु रहता है ना उसके लिए सफिशिएंट रहता है। तो बच्चे को कितने घंटे के भीतर या कितने दिन के भीतर ये वाला दूध पिलाना चाहिए? जन्म के 1 घंटे के भीतर पिला लेना चाहिए। ठीक है, हाँ या जितने जल्दी हो सके। तो ये तो हो गया दूध के बारे में। ठीक है, अब मेकोनियम, बच्चे का पहला काला शौच मेकोनियम कहलाता है। देखो इसके बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, स्तनपान से इसे शीघ्र बाहर होने में मदद मिलती है। मेकोनियम के निकल जाने पर बच्चे पर पीलिया का खतरा या लक्षण कम हो जाता है। किसका लक्षण? पीलिया का लक्षण निकल जाता है। ठीक है, अब अन्य सावधानी क्या क्या है? 6 माह तक बच्चे को केवल क्या करवाना है? स्तनपान करवाना है। 6 माह के उम्र के बाद बच्चे को ऊपरी आहार के साथ साथ 24 माह की आयु तक स्तनपान कराना जरूरी है। ठीक है, वही बताया कि 2 साल तक करवाना है लेकिन 6 माह तक तो सिर्फ दूध मिलेगा, उसके बाद ऊपरी आहार के साथ दूध मिलेगा। ठीक है, शिशु को पाउडर का दूध ना पिलाए, देख लो भाई ध्यान से। ठीक है माता की बीमारी या कमजोरी होने पर भी बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मम्मी पहले से कमजोर है तो बच्चे को क्या दूध देगी, ऐसा टाइप वाला यहाँ भावना नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अगर माता की बीमारी और कमजोरी होने पर भी बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के अनुसार। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा ही एकदम क्रिटिकल कंडीशन है उसका तो फिर डॉक्टर का सलाह लेंगे कि फिर पिलाए कि नहीं पिलाए करके। अगर वो हाँ बोलते हैं तो ठीक, नहीं बोलते हैं तो भी ठीक। अब देखो शिशुवती माता एवं नवजात शिशु की देखभाल। अभी तक तो सिर्फ गर्भावस्था वाला देख रहे थे। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, अब शिशुवती माता हो गई वो और नवजात शिशु आ गया। अब देखते हैं इन लोगों की देखभाल हम लोग को कैसे करना है। शिशुवती माता की देखभाल, शिशुवती माता को औसतन 2450 से 3550 कैलोरी एवं 75 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। कितना? 2450 से 3550 कैलोरी और 75 ग्राम प्रोटीन। किसको? शिशुवती माता को। ठीक, उसे खनिज लवण या विटामिन जैसे लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होती है। माता के दूध में कौन सा विटामिन था बताओ? और प्रोटीन। अब देखो जो शिशुवती माता है उसको अपने भोजन में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए? आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और डी की जो अधिक आवश्यकता होती है ना उसी के पूर्ति के लिए वैसे टाइप का ही जो खाद्य पदार्थ है उसको अपने भोजन में क्या करना चाहिए? उसको शामिल करना चाहिए। अब लोहा बोल रहे हैं मतलब लोहा को नहीं खाना है, आयरन जिसमें रहता है ना उसको खाना है। ठीक है, कैल्शियम जिससे मिलेगा वो चीज ग्रहण करना है। तो हो गया शिशुवती माता वाला। अब नवजात शिशु की देखभाल, प्रसव के 7 से 10 दिन के भीतर माँ और बच्चे को 2 बार स्वास्थ्य जांच कराना क्या होता है? जरूरी होता है। कितने दिन के भीतर? 7 से 10 दिन के भीतर। नवजात शिशु को गर्म रखें, ठंड से बचाएं और माँ की छाती और पेट से सटाकर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को गर्मी कहाँ से मिलेगा? उसकी माता से, क्योंकि हम लोग का बॉडी नहीं में भी थोड़ा गर्म रहता भी है। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए? उसको मम्मी से चिपक के रहना चाहिए। वैसे भी छोटे बच्चे लोग मम्मी से ही चिपके रहते हैं। ठीक है, और नवजात शिशु को गर्म रखे, ठंड से बचाए। देखना जैसे जो गर्मी के दिन भी पैदा होता है ना, गर्मी में भी जो पैदा होता है उसको भी स्वेटर पहनाते हैं, कान वान में रुई डाल देते हैं, मतलब मम्मी लोग के, और ऊपर से ऐसा कंटोप भी डाल देते हैं, शॉल भी ओढ़ा देते हैं। बच्चे को भी एकदम स्वेटर वगैरह एकदम मोजा वोजा पहना के, गर्मी के टाइम भी, क्योंकि उस टाइम उसका बॉडी ऐसा सहने के लिए नहीं रहता ना, उस टाइम वो ठंडी लगता है उसको, इसीलिए। ठीक है, बच्चे को क्या करना चाहिए? गर्म रखे और ठंड से बचाए। कौन कौन गर्मी में पैदा हुआ? नहीं, सब ठंडी के मौसम वाले हैं। अच्छा ठीक है, पहले 7 दिनों तक शिशु को स्नान ना कराए। ठीक है, एकदम गंदा दिख रहा है बोल के जाके उसको रगड़ रगड़ के नहीं नहलाना है। क्या करना है? उसको 7 दिन तक स्नान नहीं करवाना है। शिशु को बीमार लोगों से अलग रखें। क्यों?
क्योंकि जैसे नए बच्चे होते हैं बार बार दे में पावत हो, लेकिन हाथ में क्या रहता है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है ना, संक्रमण वहीं से तो फैलता है। हो सकता है अब उनको छींक आ रही है, अब छींक के लिए हाथ ऐसे रखे तो यहाँ कीटाणु आया, अब उसी से अगर वो बच्चे को पकड़ रहे हैं तो वो भी तो संक्रमित हो सकता है। इसीलिए अगर नवजात बच्चे को अगर आप पकड़ रहे हैं तो आपके हाथ साबुन से धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। जन्म के समय शिशु का वजन ले, यदि बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे क्या करना चाहिए, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि पढ़े ही थे हम लोग पहले, 2.5 किलो से कम हो तो बच्चे को मतलब विशेष देखभाल के जरिए उसका वजन बढ़ाना चाहिए। बच्चे को समय समय पर अवश्य टीका लगवाना चाहिए। बहुत सारा टीका पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, डीपीटी का, ठीक है, बीसीजी का, ओपीवी का, पोलियो का, और पेंटावेलेंट वाला में ही वो HIV, खसरा, रूबेला, बहुत सारा टीका है। और सब टीका कब कब कौन से माह में लगाते हैं सब पढ़ के आना फिर से, ठीक है। अब ये याद हो गया कैसे कैसे रखना है, नवजात शिशु का देखभाल कैसे करना है, इजी था। अब एक चीज देखना, ठीक है, अब सामने जाते हैं, पीछे का हो गया, अब सामने जाते हैं। ये देखो इधर का पढ़ लिए है ना हम लोग, ये वाला पढ़ लिए है, यहाँ से देखना। देखो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के अनुसार 300 दिन पूरक पोषण आहार, 300 दिन दे रहे हैं। कितना दिन, 300 दिन। किसके तहत, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के तहत। हितग्राही कौन कौन है, 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य बच्चे और 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, गर्भवती और शिशुवती माताएं। बताओ इसमें 6 माह से 6 वर्ष तक का क्यों दिया है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब देखो सामान्य बच्चे को कैसे खर्च होगा, उसके लिए कैसे खर्च करेंगे, प्रोटीन कितना देंगे और कैलोरी कितना देंगे। मैं पहले ही बता दी हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पिछले बार आ गया है ऑप्शन में करके। देखो सामान्य बच्चे के लिए खर्च कितना है, प्रतिदिन 8 रुपए, और उसको प्रोटीन की मात्रा कितना मिल रहा है, 12 से 15 ग्राम, और कैलोरी 500 ग्राम। और वहीं अगर गंभीर कुपोषित बच्चे की बात आ जाती है तो उसके लिए खर्च 12 रुपए, ठीक है। खर्च कितना उसके लिए, 12 रुपए, और उसको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलोरी, कैलोरी की मात्रा कितना होगा उसके लिए, 800 कैलोरी। अरे जो माताएं हैं, गर्भवती और शिशुवती माताएं हैं, उसके लिए खर्च 9.5 रुपया, और इधर 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, और इधर 600 कैलोरी। देखो सबसे ज्यादा किसके लिए है, गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए। पहले ही ये चीज याद करवा चुकी हूँ, याद करो, ठीक है। 12-15 किसका है, सामान्य के लिए है, 20-25 गंभीर के लिए, 18-20 क्या है, माता के लिए है। 500, 600, 800 ऐसा था, 8, 9.5 और 12 रुपया। अब देखो महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार की सामग्री, रेसिपी लिखा है, रेसिपी संबंधित नवीन निर्देशन, ठीक है। ये क्या है, नया वाला डेटा है। अभी जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आया था उसमें दिया हुआ 1 अप्रैल 2022 के अनुसार, मतलब लेटेस्ट डाटा है अपना, ठीक। 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चे, किसकी बात करिए, सामान्य और मध्यम कुपोषित बच्चे की। इन लोग को रेडी टू ईट फूड कितना देते हैं हम लोग, 125 ग्राम। अब इसी को 6 से गुना कर दो, ऐसा बोली थी ना, तो एक पैकेट में कितना रहेगा, 750 ग्राम, क्योंकि 6 दिन के लिए देते हैं, रविवार को तो छुट्टी रहता है कि नहीं। और इसमें प्रोटीन कितना रहता है, लगभग 15 ग्राम। पॉइंट वाला याद रखोगे, पॉइंट वाला भी याद रख लेना, 15.92, लेकिन फिलहाल के लिए 15 ग्राम। और कैलोरी 500 ग्राम, 500 कैलोरी, ठीक है, 500 किलो कैलोरी। पूरा नहीं बतानी, 512 है, बस याद करने के लिए बतानी कि 500 के डिजिट में है करके, ठीक है, 512.73 है। वहीं 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, यहाँ तो सिर्फ मध्यम कुपोषित बच्चे थे इसीलिए उनको 125 ग्राम दे रहे थे, लेकिन जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड दे रहे थे हम लोग, ठीक है। तो 200 को 6 से गुना कर दो, 1200 आ जाएगा। इसलिए 1200 ग्राम का एक पैकेट देते हैं, किसको, गंभीर कुपोषित बच्चे को। इसमें प्रोटीन कितना है, 25। देखो सामने वाले में पढ़े थे ना, इसमें पढ़े थे 12 से 15 प्रोटीन, इसमें कितना पढ़े थे, 20 से 25 प्रोटीन, इसमें पढ़े थे 500 कैलोरी, इसमें पढ़े थे 800 कैलोरी। इसीलिए मैं ऐसा याद करवा रही हूँ, पूरा डिजिट याद नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। ये 820 है, वो 512 है।
तो ये तो याद हो गया, ये देगा तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कैसे 1200 ग्राम आ गया, 200 ग्राम तो दे रहे थे ऐसे करके, क्योंकि वो 6 दिवस के लिए बताया है इसीलिए वहां 1200 ग्राम लिखा है। ठीक है, अब ये जब वो रेडी टू ईट फूड वाला पढ़ थे, नाश्ता वाला, तो उसमें नाश्ता के साथ गंभीर कुपोषित बच्चे को 65 ग्राम का अतिरिक्त तो वाला दे रहे थे रेडी टू ईट फूड, क्योंकि वो गंभीर कुपोषित है। तो इसीलिए जो 65 ग्राम का अतिरिक्त देंगे वो कितना मिलेगा, 390। 1200 तो मिलेगा ही ले जाने के लिए, ये अलग से मिलेगा। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा रहेगी 8 और कैलोरी रहेगी लगभग 266। ठीक है, और गर्भवती माता को तो ये तो 150 पढ़े ही थे, इसको 6 से गुना कर दो, 90, 15 छक्के 90, 1 0। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 19, कैसे 19, इसका पढ़े थे कितना, 18 से 20 और 600 कैलोरी। ठीक, ये वाला बस एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा वाला को तो पहले हम लोग पढ़ चुका है। अब देखो नाश्ता खाना सब मिलता है ना आंगनबाड़ी में। ठीक, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, कितने से कितने, 3 वर्ष से 6 वर्ष प्री स्कूल के लिए जाते हैं वो लोग। तो जो सामान्य, मध्यम कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चे सभी आ जा रहे हैं इसमें, किसमें, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु में। नाश्ता मिलता है 40 ग्राम प्रतिदिन, जिसमें 1 दिन पोहा व 1 दिन रेडी टू ईट फूड का हलवा मिलता है। ठीक है, ताजा गर्म भोजन भी मिलता है, आकर्षक थाली 2 छोटी लिखा है, 2 रोटी होगा। ठीक है, 2 रोटी, 2 छोटी रोटी। ठीक है, 2 छोटी रोटी, सब्जी, दाल, चावल और गुड़। हाँ, ऐसा वाला। ठीक है, तो जो नाश्ता दे दिए, नाश्ता कितना ग्राम था, 40 ग्राम था। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 5 ग्राम, और इसमें भोजन में प्रोटीन की मात्रा 14 ग्राम। नाश्ता में कैलोरी 164 और इसमें 397, किसमें, भोजन में। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चे को सुरुचि पूर्व नाश्ता प्राप्त हो, इस हेतु सप्ताह के लिए अलग अलग मेन्यू तैयार है। ठीक है, आकर्षक मेन्यू है, पढ़ना चाहोगे। देखो पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक है चार्ट। ठीक है, रोज 10:30 बजे मिल जाता है भाई क्या, नाश्ता। चले फिर, चलो रेडी टू ईट फूड का हलवा, सोमवार को क्या मिलेगा, हलवा। किसका हलवा, वो दलिया जो मिलता है वही, 40 ग्राम का रहता है नाश्ता, वो तो पता चल गया था हम लोग को, शुरू में पढ़े थे। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहले महिला स्व सहायता समूह प्रदान करती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ कृषि एवं बीज विकास निगम प्रदान करती है, वो बता रही थी। अनुमानित दर 2 रुपया 40 पैसा लगभग रहता है प्रतिदिन का। ठीक है, अब देखो इसमें ना हलवा के लिए 5 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन पोहा के लिए 3 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, एकदम डिटेल में नहीं पूछेगा शायद। और हलवा के लिए कैलोरी 164 और पोहा के लिए कैलोरी 177। एक दिन के गैप में, एक दिन हलवा एक दिन पोहा, बाकी फिर बना लेना। सोमवार और मंगलवार को याद रख लेना। ठीक है, सोमवार में हलवा, मंगलवार को पोहा, फिर वही वाला सीक्वेंस रिपीट कर लेना शनिवार तक। संडे को अपने अपने घर में खाना भाई। शुरुआत मीठे से करते हैं, हाँ बिल्कुल, शुरुआत मीठे। नन ऑफ दिस लगा देना फिर, हो गया। अब ये तो पढ़ा दी पूरा। ठीक है, अब ये लास्ट में थोड़ा सा बस बचा है, वैसे भी अभी थोड़ा सा टाइम है अपने पास। ये पढ़ लिए थे नवजात शिशु का देखभाल। अब देखो सामान्य और खतरे वाले नवजात शिशु की पहचान कैसी होगी, कैसे। अब बच्चा थोड़ी ना बोल के बताएगा कि मैं सामान्य हूँ, कि मैं गंभीर हूँ, बताएगा क्या, नहीं बता पाएगा ना एकदम। अगर वजन भी अगर सिमिलर है तो डॉक्टर भी नहीं पहचान पाएगा। तो कौन से सिम्टम्स होंगे तब पता चलेगा। तो देखो ये सामान्य शिशु है, और इधर कौन से हैं, खतरे वाले शिशु। अब देखो उसका रंग कैसा होता है, जो सामान्य रहता है वो गुलाबी रंग का रहता है। ठीक है, ठीक है, पैदा होता है तो वो रहता है ना एकदम लाल, बाद में कलर मेरे जैसा हो जाए तो पता नहीं। ठीक है, गुलाबी। ठीक है, देखो रंग कैसा होता है सामान्य बच्चे का, गुलाबी होता है। खतरे वाले शिशु का पीला या नीला, जैसे पीला रहेगा पीलिया है, समझ जाना, नीला है मतलब वो नीला। ब्लू बेबी सिंड्रोम वाले पढ़े थे,
तो देखो खतरा रहेगा तो देख लेना भाई, चेक कर लेना बच्चा कैसा है, चेक करने आ जाएगा ना, देख के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रोना, ये तो उन लोग का जन्म सिद्ध अधिकार रहता है, पैदा होते ही सबसे पहला अधिकार किसका मिलता है, रोने का अधिकार मिलता है। अगर सामान्य बच्चा है तो तेज आवाज में रोएगा, एकदम ही ज्यादा वाला हाँ बिल्कुल वैसे ठीक है। और अगर खतरे वाला शिशु है तो वो धीमा या मात्र खरखराहट की आवाज से रोएगा। ठीक है, वो अच्छे से रो भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ ये आई थी देखने के लिए मेरे घर, है कि नहीं मैं नानी भगा दी ना फिर तेरे को। ठीक है श्वास, अब देखो उसका श्वास लेने वाला कैसे रहता है, आवाज रहित लगातार। ठीक है, मतलब जब वो श्वास लेगा तो ज्यादा क्या नहीं होगा, आवाज नहीं आएगा। लेकिन अगर जो खतरे वाला शिशु है वो आवाज या अनियमित रूप से क्या लेगा, श्वास लेगा। मतलब जब वो सांस लेगा तो गले में भी कई बार जिस बच्चे में प्रॉब्लम रहता है तो अजीब टाइप से आवाज आता है जब वो लोग सांस लेते हैं तो। ठीक है, तो ये तीन लक्षण हो गए, रंग, रोना, आवाज। रंग में सामान्य के लिए गुलाबी, खतरे के लिए पीला या नीला, और रोना में तेज आवाज, और उधर से धीमा और खरखराहट, और इधर श्वास में आवाज रही, और उधर आवाज सहित याद कर लो। ठीक है, या फिर अनियमित। और देखो और क्या क्या है, हाथी पांव को चलाना, अच्छा हाथ पांव को चलाना, सॉरी मैं फाइलेरिया वाला दवाई खा रहा हूँ तब से मेरे को वो हाथी पांव ही याद आ रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। ऑनलाइन वाले भी इस पर ध्यान न दे। ठीक है, हाथ पांव को चलाना अगर वो नॉर्मल है तो सक्रिय रहेगा। ठीक है, मतलब सक्रिय रहेगा मतलब क्या, कई लोग बच्चे ना एक्टिव रहते हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाते रहते, खेलते रहते हैं वैसी टाइप का। लेकिन अगर वो खतरे वाला है तो वो क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। निष्क्रिय मतलब जैसे कि हाँ ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, खेलेगा नहीं वो। ठीक है, असर हो गया लगता है दवाई का दिमाग में। ठीक है, जन्म के समय वजन, ठीक है किसके समय वजन, जन्म के समय। अगर 2.5 किलो से अधिक है तो नॉर्मल है। ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में। अगर 2 किलोग्राम से कम है तो क्या है, खतरे का निशानी है उसके लिए। पीलिया कब पता चलता है, सामान्य बच्चे में दूसरे या तीसरे दिन के बाद, लेकिन जो खतरे वाला बच्चा रहता है ना उसमें 24 घंटे के अंदर ही पता चल जाता है। किसका लक्षण, पीलिया का लक्षण। और जन्मजात, ये जन्मजात क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, निरंक, सामान्य बच्चे में निरंक, और खतरे वाले में गांठ, उभार, तलवे में छेद। देखो स्तनपान, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करने में समर्थ होता है स्वस्थ बच्चा, और ये क्या रहता है, असमर्थ रहता है। तो ये हो गया क्या हम लोग का जो टॉपिक बचा था वो कंप्लीट। अच्छा ये बच गया है थोड़ा सा और। ठीक है, अगर ऑनलाइन वालों को अगर बोर लग रहा होगा और डबल याद नहीं हुआ होगा, डबल देखना होगा तो 2x स्पीड में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, शिशु के वजन में वृद्धि, तो वृद्धि कैसे कैसे होगा देख लो। 0 से 6 माह तक अगर रहेगा तो 500 से 800 ग्राम प्रतिदिन प्रति माह बढ़ेगा। ठीक है, कब बढ़ेगा, कब कैसे बढ़ेगा, प्रति माह बढ़ेगा। 0 से 6 माह में 500 से 800 ग्राम प्रति माह। 7 से 12 माह में 300 से 400 ग्राम प्रति माह। देखो शुरू में ज्यादा वजन बढ़ता है, उसके बाद वो कम होते जाता है। हाँ ठीक है, फिर आगे 12 से 36 माह। ठीक है, फिर 150 से 200 ग्राम प्रति माह, ये ग्राम में बढ़ रहा है ना, 500 400 300 400 150 200, उसके बाद 125 ग्राम प्रति माह। कब, 36 माह से 60 माह, 60 माह मतलब 5 वर्ष है ना, 12 पंचे 60, 125 ग्राम प्रति माह क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो याद करो 0 से 6 माह में 500 से 400 ग्राम प्रति माह, फिर 7 से 12 में 300 से 400, 12 से 36 में 150 से 200, और फिर 37 से 60 में 125 ग्राम प्रति माह। तो ये रहा शिशु का वजन कैसे बढ़ता है वैसी, और माता का वजन कैसे बढ़ा था टोटल, लेकिन ऐसा
एक 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 जने बताओ, एक जने बताओ। ठीक है, ठीक, याद हो गया सब? नाश्ता वास्ता सब याद हो गया? नाश्ता पानी? ये देखो, रेडी टू ईट फूड छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। और पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 2022-23 में लाभान्वित हितग्राही कितने हैं? 23.43 लाख। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल है? 6 माह से 6 वर्ष तक के बालक, गर्भवती महिला, शिशुवती माता। आंगनबाड़ी में ये आईसीडीएस तो पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के सेवा आईसीडीएस में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।